हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिनिक्स के अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन करेंगे लास्ट लेक्चर हाइपरबोला का। कोनिक सेक्शन यहां मैं खत्म करूंगा। कोनिक सेक्शन के बाद अपन इंटीग्रेशन की तरफ चलेंगे। तो कोनिक सेक्शन में जो आज मैं टॉपिक लेने वाला हूं वो वही टॉपिक है हर बार की तरह। पैराबोला में मैंने आखिरी जो टॉपिक लिया था टेंजेंट नॉर्मल का, सवाल मेंस में नहीं आते बट फिर भी कोई इजी सा सवाल आ जाए, उसी इजी से सवाल को आप बस छोड़ो ना, इसके लिए टॉपिक कवर कर रहा हूं मैं। सेम मैंने इलिप्स के अंदर भी पहले पूरा इलिप्स पढ़ाया। इलिप्स पढ़ाने के बाद एक हल्का सा टॉपिक लिया जिसके अंदर मैंने टेंजेंट, नॉर्मल, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, उन सब की बातें करी थी। आज इस लेक्चर में भी हाइपरबोला में मैं वही बातें करने वाला हूं। तो स्टार्ट करूंगा मैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट के साथ। लेक्चर स्टार्ट करूंगा मैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट के साथ। फिर अपन बातें करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल की। फिर अपन बात करेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। और फिर थोड़ी सी बात करेंगे अपन एसिम्पटोट की। राइट, ये चार टॉपिक अपन इस वीडियो में कवर करने वाले मोटा मोटी। अब देखो, ये जो दो टॉपिक है वो बेसिकली इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि इजी सा सवाल आ जाए। बड़ा भारी सवाल नहीं आता है। 2025 के हमने ऑलमोस्ट सारे सवाल करके देख लिए, वहां नहीं था तो नहीं आएगा ऐसा मान के चला। फिर भी किसी के अगर पेपर में आया तो वो सबके लिए थोड़ा मुश्किल भरा सवाल होगा। नहीं आता है, बाकी जेई का भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। राइट, तो अपन स्टार्ट करते बिना देरी के पोजीशन ऑफ ए पॉइंट का सवाल। देखो, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, अपन ने स्ट्रेट लाइन में भी ये पढ़ा। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, जहां से सवाल आते हैं कि अगर सेम साइड ऑफ द लाइन है तो दोनों सेम साइन के देते थे, याद है। अपोजिट आए तो अपोजिट साइन की बात करते। फिर हमने सर्कल में पढ़ा, वहां अपन S1 निकालते थे। अगर वो S1 लेस देन 0 आया तो पॉइंट सर्कल के अंदर है, और अगर वो S1 इक्वल 0 आया तो पॉइंट सर्कल के ऊपर है। S1 ग्रेटर देन 0 है तो बाहर है। फिर हमने इलिप्स में पढ़ा सेम ऐसा ही आइडिया, S1 लेस देन 0 अंदर, S1 ग्रेटर देन 0 बाहर, S1 इक्वल 0 ऑन सर्कल, ऑन इलिप्स। लेकिन जब मैंने पैराबोला पढ़ाया था तो मैंने आपको ये सीधा नहीं बोला था कि आप S1 लेस देन 0 अंदर होगा या बाहर होगा। मैंने कहा था रिलेटिवली चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? रिलेटिवली। क्यों? क्योंकि दो तरह की ज्योमेट्री होती है, ध्यान से समझ लेना भाई बातों को। एक होती है क्लोज ज्योमेट्री, एक होती है ओपन ज्योमेट्री। राइट, क्लोज ज्योमेट्री की अगर बातें करूं तो अपने पास है सर्कल, इलिप्स। जहां S1 डिफाइन करो लेस देन 0, इनसाइड ही होगा। राइट, ये कहां होगा? इनसाइड ही होगा। या मेरे को कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर ओपन ज्योमेट्री जैसे लाइन हुई, पैराबोला हुआ, या फिर हाइपरबोला हुआ, ये तीनों के तीनों क्या है? ओपन ज्योमेट्री है। ओपन ज्योमेट्री में हम सीधा S1 लेस देन 0 कह रहे हैं तो थोड़ी गड़बड़ की बात कर रहे हैं अपन। यहां अपन रिलेटिवली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिलेटिवली। इन दोनों का तो मैंने आपको समझाया हुआ है। आज अपन बात कर लेते हैं हाइपरबोला की। सवाल समझ में आया, टॉपिक समझ में आया कि अपन किस तरफ जा रहे हैं। और ये टॉपिक मैं शुरू से ही लेके चल रहा हूं। आज बेसिकली आप जो चीजें देखोगे ना वो ऐसी चीजें जो पहले ऑलरेडी 2-3 बार हो रखी है। ऐसा नहीं है कि वो चीजें पहली बार है। ठीक है, ऑलरेडी 2-3 बार हो रखी है सारी चीजें। देखो, चलो स्टार्ट करते हैं हाइपरबोला की बातें। स्टार्ट करते हैं। हाइपरबोला में पोजीशन ऑफ ए पॉइंट क्या है? तो अपन पहले स्टैंडर्डाइजेशन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन x² / a² - y² / b² इक्वल्स टू 1। राइट, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है -x² / a² + y² / b² इक्वल्स टू 1। किसी भी तरह से हो सकता है। तो आप सबसे पहले एक S1 डिफाइन करोगे। अब S1 आप कैसे डिफाइन करोगे? ऐसा भी तो कर सकते हो, x² / a² - y² / b² -1। एक S1 आप ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हो,
वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1। किसको पॉजिटिव रखना कौन जानता है? आप कैसे भी तो डिफाइन कर सकते हो। बात क्लियर हुई क्या? कोई दुविधा नहीं, कोई दुविधा नहीं। कोई कहे सर कांस्टेंट हम पॉजिटिव रखेंगे हम हमेशा, तो भैया जी जब सवाल आएगा ना वो जनरल इक्वेशन आएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो चीजें फंसेगी। ऐसा नहीं है कि केवल अपन ऐसा ओपन रखेंगे काम हो जाएगा, या S1 में कांस्टेंट हम पॉजिटिव रखेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। तो क्यों गड़बड़ होने की वजह क्या है? गड़बड़ होने की साफ साफ वजह है ओपन ज्योमेट्री का होना। तो अपन क्या करेंगे यहां पे? तो देखो भैया जी यहां पे अपन करेंगे सबसे पहले हाइपरबोला बनाओ, ये हाइपरबोला है राइट। ये बात है इनसाइड, ये चीज है आउटसाइड, और ये भी क्या है इनसाइड। ये रफ स्ट्रक्चर है। अपन रिलेटिवली देखेंगे, क्या देखेंगे? रिलेटिवली। पहले एक पॉइंट ढूंढेंगे जो इनसाइड है आउटसाइड, उसका नेचर चेक करेंगे। अगर मान लो कोई पॉइंट हमने उठाया आउटसाइड से और उसने S1 लेस देन 0 दिया, तो S1 लेस देन 0 आउटसाइड। एक पॉइंट उठाया अंदर से और S1 लेस देन 0 आया, तो S1 लेस देन 0 सारे इनसाइड। जिधर का पॉइंट उठाया जैसा सा है ना उधर के। सर ये काम तो देखा देखा लग रहा है, कहां? स्ट्रेट लाइन में यही किया था, हमेशा 2 पॉइंट चेक होते थे। पैराबोला में भी मैंने कहा था फोकस के रेस्पेक्ट चेक करके दिखाया था मैंने। अगर आप इनको रट रहे हो सीधा सवाल है इट्स ओके, लेकिन अगर थोड़ी गड़बड़ी कर सकता है वो यहां पे, उस गड़बड़ी से बचने के लिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये बात है कि अगर ओपन ज्योमेट्री हो तो अपन रिलेटिवली देखते हैं राइट। तो मैंने यहां से बाहर वाला पॉइंट सेंटर उठा लिया, लेट से 0,0। अगर मैंने ऐसा S1 डिफाइन किया है तो आप 0,0 रखा तो क्या लेस देन 0 आया राइट। तो S1 लेस देन 0 कहां हो जाएगा? आउटसाइड, बात खत्म। तो S1 ग्रेटर देन 0 कहां हो गया? इनसाइड। समझ में आया राइट। और अगर अपन ने ये लिया और अब इसमें 0,0 रखा तो क्या आया? S1 ग्रेटर देन 0, S1 ग्रेटर देन 0। क्या बाहर है? आउटसाइड। अब S1 लेस देन 0 आया तो इनसाइड। बात क्लियर हुई क्या? रिलेटिवली बातें होंगी। क्या होगी? रिलेटिव बात। ये थोड़ी सी खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है। बातें रिलेटिव ही होगी, ये बात आप दिमाग में रखो। इधर की तरफ मान लो मैंने S1 डिफाइन किया कुछ ऐसा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। मैंने ओरिजिन देखा, ओरिजिन में मेरा S1 लेस देन 0 आया, मतलब S1 लेस देन 0 कहां हो गया? आउटसाइड। और S1 ग्रेटर देन 0 कहां हो गया? इनसाइड। बात क्लियर हुई क्या? राइट। अब मान लो आपसे एक सवाल करवा देता हूं मैं हल्का सा, ताकि एक सवाल की आदत लग जाए। मान लो आपको एक हाइपरबोला दिया है एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1 राइट। एंड एक पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या दिया है? अल्फा कोमा 0। क्या दिया है? नॉट एक्स एक्सिस। एक पॉइंट दिया है मैंने अल्फा कोमा अल्फा प्लस 1, ये ज्यादा बढ़िया। अल्फा कोमा अल्फा प्लस 1 राइट। 4 अल्फा कोमा 3 अल्फा प्लस 1 ऐसा दिया है। ये पॉइंट है 4 अल्फा कोमा 3 टाइम्स अल्फा प्लस 1। मैं कहूं फाइंड अल्फा इफ पॉइंट इज इनसाइड, ये सवाल है राइट। तो सबसे पहले S1 डिफाइन करना पड़ेगा, सबसे पहले S1 डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने S1 डिफाइन किया कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस 1 राइट। फिर मैंने इसमें पॉइंट रखा 0,0, क्योंकि 0,0 इसका सेंटर और आउटसाइड है। तो यहां से मेरा क्या S1 कितना है? -1 लेस देन 0, मतलब S1 लेस देन 0 कहां है? आउटसाइड। तो अगर ये पॉइंट इनसाइड है तो इसका S1 क्या होगा? ग्रेटर देन 0। रखो x की जगह
16 अल्फा स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई की जगह 3 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 9 माइनस 1। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। बात क्लियर हुई क्या? पूरा पॉइंट समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पूरी बात क्लियर हुई? मैंने रिलेटिवली पहले चेक किया कि इनसाइड की कंडीशन क्या है। ये वाला एस अगर मैं डिफाइन करता हूं तो 0,0 पे एस वन आउटसाइड है, मतलब ये पॉइंट मुझे क्या देना चाहिए? अगर इनसाइड है तो ग्रेटर देन 0 देना चाहिए। कर लो सॉल्व। डेटा थोड़ा मैंने जानबूझ के वैसा लिया है ताकि चीजें आसान हो जाए। कितना हो गया? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट, माइनस 2 अल्फा माइनस 2 ग्रेटर देन 0, अल्फा प्लस 1 लेस देन 0, अल्फा लेस देन माइनस 1, माइनस इन्फाइनाइट से माइनस 1। बात क्लियर हुई क्या? हाँ ना? कैलकुलेशन बाद की बात है, सब एक्सपर्ट अपन इनके। पूरी बात ये थी, ओपन ज्योमेट्री आई तो अपन रिलेटिवली चेक करेंगे। बात क्लियर हुई? ये था एक पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला। अब अपन बात करते हैं लाइन एंड हाइपरबोला की। राइट? अगेन एक लाइन के तीन नेचर होते हैं। सेम पीछे वाले का डिट्टो को डिट्टा देता हूं। मान लो मैंने एक हाइपरबोला आपको दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और एक लाइन दी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। मैं कहूंगा पहला टारगेट चेक करो, ये टेंजेंट है कि सीकेंट है कि ये नथिंग है। राइट? तो कैसे चेक करते हैं अपन? सर्कल में कैसे चेक करते हैं? एक तो ना हर एक कोनिक का तरीका है। एक तो पहले वो बात करते हैं, फिर अपन अलग अलग बात कर लेंगे। एक तो बहुत जनरलाइज तरीका है। वो जनरलाइज तरीका क्या है? इन दोनों से मैं एलिमिनेट करता हूं, या तो एक्स को या वाई को। चलो मैंने वाई को एलिमिनेट किया तो ये क्या बनी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये बनी कि नहीं बनी? राइट? तो यहां से क्या आया? क्या क्वाड्रेटिक इन एक्स नहीं आया? और क्वाड्रेटिक इन एक्स आया, इसका मतलब क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इन एक्स आया, इसका मतलब क्या हुआ? यहां से अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब दो रूट है इसके, दो रूट है इनके, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब ये क्या हो गई? ये हो गई सीकेंट। क्या हो गई? सीकेंट। क्या यही काम मैंने सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में नहीं बताया? सेम बात, डिट्टो बात हर जगह से, चौथी बार बता रहा हूं। दूसरी बात, अगर ये d0 हो गया तो d0 हो गया मतलब इसका एक ही रूट है, एक ही रूट है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये क्या हो गई? टेंजेंट। ये क्या हो गई? राइट? कोई दिक्कत? अगर d लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब इधर कोई सॉल्यूशन नहीं है, इधर कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये क्या होगी? ना तो टेंजेंट ना सीकेंट, ये हो गई नथिंग। बात क्लियर? ये सेम थ्योरी है, तीनों की तीनों चैप्टर की सेम थ्योरी है। अब देखो कि मान लो ये बात तो सर जग जाहिर हो गई, सेम आइडिया, d इक्वल टू 0 से एक स्पेशल कंडीशन आएगी। राइट? और वही कंडीशन किसकी कंडीशन बनेगी? टेंजेंट की। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंट यहां से क्या आती है? सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात क्लियर हुई क्या? थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन। सर्कल में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या रहते हैं? सर्कल में यहां से अपन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉलो नहीं करते हैं जनरली, मैं पढ़ाता हूं वहां फॉलो नहीं करता। राइट? कुछ जगह करते भी हैं। वो क्या फॉलो करते हैं? सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। मैं फॉलो करता हूं कि कोई भी लाइन है अगर वो टेंजेंट है तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस जो कि p है वो रेडियस के इक्वल होगी। एक लाइन की सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगी, मैं इस बात को फॉलो करता हूं। फिर अपन पैराबोला में आए थे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वहां टेंजेंट क्या बनी थी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, जहां पे c की वैल्यू क्या बनी थी?
ए बाई एम। बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत? फिर वहां अपन ने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की भी देखी थी, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, तो वहां सी की वजह थी माइनस ए एम स्क्वायर। ट्रांसफॉर्मेशन भी अपन ने सीखा था हल्का हल्का। फिर अपन इलिप्स में आए थे, इलिप्स में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बनी थी, जो कॉन्स्टेंट टर्म सी वो क्या बनी थी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर बना था। देखो इलिप्स में और हाइपरबोला में आप नोट को तो इतना ही फर्क है, इलिप्स में ये जो बी स्क्वायर के बाहर तो माइनस था, वहां क्या होता है प्लस, क्या होता है प्लस। तो आप देखो इलिप्स की जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी थी, इलिप्स की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी, इलिप्स की सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो थी। तो क्या इस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर लिखते हाइपरबोला नहीं बन रहा था, तो इधर भी तो बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर लिखते हाइपरबोला बनेगा। सिंपल सी बात, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। क्लियर हुआ हल्का हल्का? अब अपन थोड़ा सा टेंजेंट देख लेते हैं। अपन क्या देख लेते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन, राइट। टेंजेंट की इक्वेशन देखने से पहले थोड़ा सा मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बता दूं, क्योंकि मैंने अभी तक आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स नहीं बताए हाइपरबोला के, जरूरत नहीं पड़ी थी इसलिए नहीं बताए। इलिप्स में और सर्कल में जरूरत पड़ी तो बहुत पहले ही बता दिए थे वो, राइट। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, अगर एक हाइपरबोला ऐसा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो इसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे एक्स तो होगा ए सेक थीटा, वाई होगा बी टेन थीटा। रख के देख लो आप, राइट। रख के देखा तो इधर क्या बना, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, ये तो कट गया, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। बात क्लियर हुई क्या? सिंपल सी बात है, ये पता होने चाहिए। चलो हल्का हल्का रिवीजन करवा देता हूं। अगर मैं इलिप्स की बात करूं तो ये क्या बना था, एक्स बना था ए साइन थीटा और वाई बना था बी कोस थीटा। अगर मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात करूं तो एक्स बना था 80 स्क्वायर और वाई बना था 280, राइट। ये हल्के हल्के पैरामेट्रिक वर्जन है जो आपको पता होने चाहिए। अब टेंजेंट की बात कर रहे हैं अपन कि टेंजेंट क्या क्या हो सकती है। पहली बात, अगर मेरे को यह हाइपरबोला गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, अगर इसके ऊपर पॉइंट है, कर्व के ऊपर पॉइंट है, कर्व के ऊपर एक पॉइंट है x1 कोमा y1, कुछ ऐसा कर्व के ऊपर पॉइंट है, कोई भी 2 डिग्री का कर्व हो, 2 डिग्री का कर्व मतलब ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये एक 2 डिग्री का कर्व है। अगर इस कर्व के ऊपर का कोई पॉइंट मुझे पता है और बोले उस पॉइंट पर टेंजेंट बताओ, तो वो टेंजेंट हमेशा आपकी होती है t इक्वल्स टू 0, राइट। अगर इसमें t इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखा मैंने, x इंटू एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बात क्लियर? कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं। इसको अपन बहुत ही कम काम में लेते हैं, बट ये काम में लिया जा सकता है। अगर अब मैं बोलूं कि जो ऊपर पॉइंट है, ये तो पहला आइडिया हो गया, टाइप 1 बोल देता हूं काइंड ऑफ। अगर मैं कहूं कि जो पॉइंट तो ऊपर ही है, पॉइंट तो ऊपर ही है, लेकिन बात ये कि वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। क्या है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट? मान ले तो ए सेक थीटा कोमा बी टेन थीटा। अब यहां अगर मैं टेंजेंट की बात करूं, किसकी बात करूं मैं यहां, टेंजेंट की, तो यहां पर कितना बन गया ये एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर, यही थी क्या? x1 की जगह इस बार x1 और y1 नहीं है, x1 की जगह तो क्या है ए सेक थीटा और y1 की जगह क्या है बी टेन थीटा, राइट। रख दो फिर x अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए सेक थीटा माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी टेन थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये क्या बन गई, x अपॉन ए सेक थीटा माइनस वाई अपॉन बी टेन थीटा इक्वल्स टू 1। ये वो टेंजेंट बन गई। कब? जब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऊपर हो तो। कोई दिक्कत नहीं।
सिंपल सी बात है। अब तीसरा वर्जन जो कि अपन काम लेते हैं वो होता है स्लोप वर्जन। टाइप 3 की बात कर लेता हूं। अगर मान लो यही इलिप्स है, सॉरी हाइपरबोला है, और इसके एक टेंजेंट लिखनी है, तो टेंजेंट कंडीशन टेंजेंसी के साथ लिखनी है, ऊपर पॉइंट नहीं है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात क्लियर हुई क्या? ए स्क्वायर y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात क्लियर हुई? ये इसके ऊपर की बात होगी, राइट। अब है ना, कभी कभी दुविधाएं फंसती है, वो मैं भी एक सवाल दूंगा आपको, तो आपको समझ में आएगा कि गेम कैसे पलटता है, गेम में गड़बड़ क्या होती है। आई विल गिव यू द क्वेश्चन, राइट। अभी अपन समझेंगे उस क्वेश्चन। उस दूसरी बात पे इस पे आते हैं कि ये सेम चीज अपन ने एलिप्स से देखी थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर कौन सा कहां काम आएगा? देखो, अगर कर्व के ऊपर पॉइंट है तो पैरामेट्रिक फॉर्म जनरली अपन काम में लेते हैं, सीधी टेंजेंट लिखने काम आती है। अगर बोले कर्व के बाहर एक पॉइंट है, वहां से टेंजेंट बताओ, लग दो इसमें, एम में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। मान लो इसे बोल दे कि टेल दी टेंजेंट पैरेलल टू दैट लाइन। पैरेलल टू दैट लाइन दी मतलब स्लोप दी आपको, स्लोप इसमें पुट कर दो, ए और बी पता है, इक्वेशन सीधी आ गई। तो ऐसे सवालों में ये चीजें काम आती है, पैरेलल परपेंडिकुलर ये सब करने में, राइट। बट चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कभी कभी एक सवाल दो सवाल को लेके जो अपन करेंगे अभी थोड़ी देर में, एक दो सवाल करेंगे। पहले नॉर्मल समझ लेते हैं उससे पहले। तो अगर मैं बात करूं नॉर्मल की, तो देखो नॉर्मल की बात ऐसी है कि नॉर्मल जाने का जो रास्ता है वो इलिप्स होते हुए जाता है, इलिप्स वाला ही रास्ता है, टेंजेंट होते हुए जाता है, सॉरी। नॉर्मल जाने का जो रास्ता है वो टेंजेंट होके ही जाता है, जस्ट लाइक इलिप्स, जैसा इलिप्स में भी गया था। मान लो अगर आपको टेंजेंट लिखनी, नॉर्मल लिखना है, तो पहले आपको टेंजेंट लिखनी पड़ेगी। मान लो पॉइंट ऊपर है, हाइपरबोला क्या है, तो इसकी टेंजेंट क्या होगी? अगर ऊपर पॉइंट है कोई, तो टेंजेंट क्या होगी? एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो मैंने आपको नॉर्मल लिखना सिखाया था, दोबारा एक बार फिर बता देता हूं। एक लाइन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है? परपेंडिकुलर। तो एक तरीका तो मैंने बताया था कि एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं और नेगेटिव का हो जाता है, तब तो ये क्या बनेगा? बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। ये बताया था, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इंटरचेंज और एक का साइन चेंज। बट यहां पे एक दूसरा तरीका भी हमने ये देखा था कि परपेंडिकुलर लिखना है तो इनके कोएफिशिएंट्स को रेसिप्रोकेट कर दो। साइन तो चेंज करना ही है, क्या कर दो? रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट कैसे? एक्स बाई ए और वाई बाई बी, बाहर माइनस करना है, प्लस लेमडा डेस इक्वल्स टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई करो, क्या होना? बी एक्स माइनस ए वाई ही बन रहा है। और ये रेसिप्रोकेशन वाला जो आइडिया है ये अपनी हेल्प करता है नॉर्मल लिखने में। कैसे? टेंजेंट इसकी नॉर्मल लिखनी है, तो जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको रेसिप्रोकेट कर दो। रेसिप्रोकेट किया तो क्या बन गया? एक्स ए स्क्वायर अपॉन एक्स वन माइनस वाई बी स्क्वायर अपॉन वाई वन। अब इक्वल टू मैं लेमडा लिखने वाला हूं, बट मुझे पता है नॉर्मल कहां से जा रहा है? x1 कोमा y1 से जा ही रहा, वो इसमें सेटिस्फाई भी करेगा, तो वो सेटिस्फाई करवा दिया। जो ही मैंने यहाँ x1 रखा, x1 से x1 कट, क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस, जो ही यहां मैंने y1 रखा, y1 से y1 कट, ये क्या बन गया? बी स्क्वायर। बात क्लियर हुई क्या? दिस इज योर नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही काम आपने पैरामेट्रिक फॉर्म में किया होता तो ये पॉइंट P क्या आपके पास? a sec थीटा कोमा b tan थीटा। अगर ये वाला पॉइंट है तो आपकी टेंजेंट क्या बनेगी? टेंजेंट बनी थी x बाई ए सेक थीटा। एक मिनट, इधर प्लस होगा ना, अगर टेंजेंट में माइनस हो तो साइन चेंज करना ही नहीं करना, ठीक है। तो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, y बाई बी टेन थीटा, क्या ये बनी थी? अब इसका क्या लिखना? नॉर्मल। नॉर्मल में देखो आप पूरी मेहनत तो कर ही सकते हो, टेंजेंट की स्लोप निकालो, फिर उल्टा और नेगेटिव करो, सीधा काम यहाँ कोएफिशिएंट इंटरचेंज करके भी हो सकता है। मैं कोएफिशिएंट रेसिप्रोकेट कर रहा हूं, रेसिप्रोकेट किया तो कितना होगा? एक्स ए अपॉन सेक थीटा, माइनस की जगह प्लस, साइन चेंज होता है ना टेंजेंट और नॉर्मल में, वाई बी बाई टेन थीटा। ओके, अगेन इक्वल टू कुछ कॉन्स्टेंट टर्म आएगी, जो भी आएगी वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करते हुए आएगी। इस पॉइंट को सेटिस्फाई किया तो क्या करना?
ए सेक थीटा रखा तो सेक थीटा कट, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात क्लियर हुई क्या? नॉर्मल ऐसे लिखी जाती है। अगर एम में बातें आ ही जा रही है तो आपको वो मेहनत तो करनी पड़ेगी, टेंजेंट की आप स्लोप निकालोगे तो नॉर्मल की स्लोप कितनी होगी? उल्टा और नेगेटिव, उल्टा और नेगेटिव। मान लो टेंजेंट की स्लोप 3/4 है तो नॉर्मल की स्लोप -4/3 आप लोगे, फिर कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे। वो एक आइडिया है ही है, ये सीधा का सीधा आइडिया। बात क्लियर होगी? चलो क्यों ना सवाल किया जाए, क्यों ना सवाल किया जाए। सवाल ऐसा है, फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल, राइट? ठीक है, कहां पे, किस पे? x² / 16 - y² / 9 = 1। यहां पर बोला है, फिर दो पार्ट करवाता हूं। पहला, फ्रॉम 4,5, एक तो ये सवाल ले लिया मैंने। दूसरा, ऑन, इसके ऊपर एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, इसके ऊपर एक पॉइंट ढूंढो तो x की वैल्यू को फिक्स कर देता हूं मैं। लेट से x की वैल्यू को मैंने कर दिया 8 कर दिया, तो ये कितना हो गया? 4 4 - 1 3 3√3, राइट? ये आ गया। x की वैल्यू 8 किया तो 64, 64/16, 4 में से एक गया 3, 3 × 9, यस 3√3। क्लियर हुई मेरी बात? ये दो दे दिए, जाहिर से दूसरा पॉइंट तो इसके ऊपर ही दे दिया मैंने, कोई दुविधा नहीं है। तो पहले यही कर दे, अगर पॉइंट कर्व के ऊपर है तब टेंजेंट क्या होगी मेरी? t = 0, जो कि कितनी होगी? x1 अपॉन a² माइनस y1 अपॉन b² = 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट? कितना हो गया? x/2 माइनस y/√3 = 1, राइट? सिंपल। अगर मेरे को इसका नॉर्मल लिखना हो, क्या लिखना हो? नॉर्मल। तो नॉर्मल लिखने का रूल क्या रहेगा? नॉर्मल लिखने के लिए आप रेसिप्रोकेट कर दोगे कोफिशिएंट्स को, टेंजेंट वालों को। तो कितना हो गया ये? x × 16/8 प्लस y × 9/3√3। और ये टेंजेंट नॉर्मल कहां से आएगा? इस पॉइंट से जाएगा ही, तो सेटिस्फाई किया तो 8 सेटिस्फाई किया तो 16 प्लस 3√3 सेटिस्फाई किया तो 9, तो कितना हो गया? 2x प्लस √3y = 25। ये आपका नॉर्मल हो गया। सिंपल सी अप्रोच है टेंजेंट एंड नॉर्मल लिखने की। अब अगर कर्व के ऊपर पॉइंट नहीं है, पॉइंट कहीं और है, तो क्या करेंगे? ये है अपना अगला सवाल, जो कि इधर है, फ्रॉम 4,5। और इसमें थोड़ा गेम भी होगा, एक प्यारा गेम होगा भाई, मजेदार सवाल है, ठीक है? तो कुर्सी की पेटी टाइट करके बैठो, बहुत ही अच्छा सवाल आने वाला है। ये छोटा मोटा सवाल नहीं है भाई, ये वो सवाल है जहां पे अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो जिनको लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए, अब मैथ्स तो आसान बात है, कोनिक तो आसान बात है, वो बच्चे भी यहाँ पे मिस्टेक करते हैं इस डेटा के साथ। ये डेटा ही कुछ ऐसा दिया मैंने, राइट? तो अगली स्लाइड में इधर ही कर लेते हैं। चलो, अगर मेरे को बाहर के किसी पॉइंट से टेंजेंट लिखनी हो तो मैं स्लोप वाला फॉर्मेट लेता हूं। तो मैंने लिया क्या? मान लो टेंजेंट की इक्वेशन है y = mx प्लस माइनस √ a² माइनस b²। कोई दुविधा नहीं? तो सर इसमें तो पुट कर देते हैं चीजों को। यस, ऑब्वियसली चीजों को पुट कर दो। पुट किया तो सबसे पहले 4,5 पुट किया तो कितना बन गया? 5 = 4m प्लस माइनस a² 16m² माइनस 9। अब एक खास बात ध्यान रखना, ये बनी एक इरेशनल इनइक्वालिटी। क्या बनी है? सॉरी, इरेशनल इक्वेशन बनी है। ये क्या बनी है? इरेशनल इक्वेशन। तो अगर इरेशनल इक्वेशन बनती है तो आप उसको ऐसा सीधा स्क्वायर करके सॉल्व नहीं कर सकते। यू हैव टू एस्टैब्लिश सम कंडीशन, यू हैव टू एस्टैब्लिश सम कंडीशंस कि किस कंडीशंस में इसको किस तरह अपन सॉल्व करेंगे। तो कंडीशन एस्टैब्लिश करना देखो कैसा है। 4m को मैं उधर ले गया सबसे पहले, 5 - 4m = प्लस माइनस √16m² माइनस 9, राइट? अब आती है खास बात,
वो बात डिपेंड करती है 5-4m के ऊपर। अगर ये 5-4m पॉजिटिव हुआ, पहला केस 5-4m पॉजिटिव हुआ, तो मैं पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर LHS पॉजिटिव है तो RHS को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। अगर यही मैं बात करता हूं कि ये 5-4m लेस देन 0 है, तो RHS को भी क्या होना पड़ेगा? लेस देन 0, नेगेटिव। ये आप ध्यान में रखते हुए सवाल को स्क्वायर करोगे, राइट। अभी दिखाऊंगा मैं, इसकी और बड़ी वजह आगे और आएगी। तो यहां से मेरे को क्या कंडीशन मिली? 4m लेस देन 5, m लेस देन 5/4 हो, तब तो चीजें पॉजिटिव में जाएगी, पॉजिटिव वाला कंसिडर होगा उधर अंडर रूट में। और अगर ये जो m 4m है वो ग्रेटर देन 5 है, m ग्रेटर देन 5/4 है, तो मेरी नेगेटिव वाली बात कंसिडर होगी। तो ये बात को अपन को ध्यान में रखते हुए चलना है कि पॉजिटिव की नेगेटिव। पॉइंट क्लियर हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब अपन स्टार्ट करते हैं स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, स्क्वायरिंग से डेटा तो सेम ही बनेगा। तो मैं इधर वाले पार्ट को थोड़ा सा हटा देता हूं। इधर की तरफ रख देते हैं, राइट। चलो अब मुझे क्या करना है? इधर स्क्वायरिंग। अब मुझे क्या करना है? स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। स्क्वायरिंग किसका करना है? क्या बनी थी? 5-4m इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 16m² माइनस 9। यहां स्क्वायरिंग करी मैंने, स्क्वायरिंग करी तो कितना हो गया? 5-4m का होल स्क्वायर 16m² माइनस 9। यहां कितना हो गया? 25 प्लस 16m² माइनस 40m इक्वल्स टू 16m² माइनस 9। यहां चीजों को मैं रोकता हूं कुछ चीज के लिए। आप देख रहे होंगे थोड़ी सी ना, लास्ट लेक्चर है वैसे भी ज्योमेट्री का, बहुत बातें कर ली अपने, ज्योमेट्री बहुत खेल लिया है। ये बात मैंने इलिप्स में भी यही सवाल करवाया था, यहां पे भी मैं पर्टिकुलर यही सवाल करवा रहा हूं। अगर यहां से सीधी सादी क्वाड्रेटिक बनती, आपके एम की 2 वैल्यू आती, आप कंडीशन चेक करते, आपका आंसर आता, कोई दुविधा नहीं है। लेकिन 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 यहां हो रहा है ये कि 16m² से 16m² कट रहा है, 16m² से 16m² कट रहा है। तो देखो लास्ट टाइम मैंने रामानुजन की बात छेड़ी थी इलिप्स में, यही वाला टॉपिक करवाते टाइम क्या कहा था? इन एल्जेब्रा जनरली इफ वी टॉक अबाउट इंफिनिटी, इट नेवर एग्जिस्ट, इट कैनॉट एग्जिस्ट, इट इज हार्ड टू सी इट्स एग्जिस्टेंस। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ज्योमेट्री, जब अपन ज्यामिति की बात करते हैं, ज्योमेट्री की बात करते हैं, वहां इंफिनिटी एग्जिस्ट करते हुए हमें दिखता है, वहां एग्जिस्ट करते हुए हमें दिखता है। और कैसे दिखता है? कि जो स्लोप होती है, जो स्लोप होती है, वो स्लोप को हम फील कर सकते हैं कि एक लाइन है, उसकी स्लोप है, वो तो कैसे घूम रही हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। जब ये लाइन वर्टिकल होती है, इसको देख पा रहे हैं अपन, इसकी स्लोप क्या है? 90 डिग्री दिख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं? यस। और इसकी स्लोप इनफाइनाइट है, 1090 इनफाइनाइट। तो इन्फिनिटी को हम ज्योमेट्री में महसूस कर सकते हैं। ये हुई एक बात। अब याद है आपको, क्वाड्रेटिक में एक आइडिया पढ़ाया जाता है कि अगर मैं फाइनाइट डोमेन की बात करूं, 8, 9, 10 क्लास में आती है बहुत ज्यादा बात, अगर मैं फाइनाइट डोमेन की बात करूं तो लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक कैन नॉट बी 0। सही बात है। लेकिन फिर आपने 11th में आगे पढ़ा ऐसा कि लीडिंग कोएफिशिएंट कैन बी 0। एट दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइट डोमेन। और जब बातें इनफाइनाइट डोमेन पे जाती है तो लीडिंग कोएफिशिएंट किसी का भी 0 हो सकता है। बस अब ध्यान ये रखना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हुआ तो इंपैक्ट क्या आएगा। समझ आई पूरी बातें? अगर मैं फाइनाइट डोमेन की बात करूं, लीडिंग कोएफिशिएंट कैन नॉट बी 0। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट डोमेन की बात करूं, लीडिंग कोएफिशिएंट तो 0 हो ही सकता है। अब अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 0 होता है तो एक रूट इनफाइनाइट जाएगा। यह खास बात है। एक क्वाड्रेटिक है, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 0 है, एक रूट इनफाइनाइट है। या फिर एक क्वाड्रेटिक का एक रूट इनफाइनाइट है तो लीडिंग कोएफिशिएंट 0 है, वाइस वर्सा, राइट। और जो ही लीडिंग कोएफिशिएंट 0 होता है, एक रूट इनफाइनाइट हो जाता है। इन अलजेब्रा जनरली इन फाइनाइट डोमेन वी इट डजंट एग्जिस्ट, बट इन इनफाइनाइट डोमेन अगर मैं इन्फिनिटी की भी बातें कर रहा हूं तो इनफाइनाइट एक रूट तो हो ही सकता है।
यहां कुछ वैसा ही हो रहा है। 16m स्क्वायर से 16m स्क्वायर कट रहा है, काट दो, लेकिन काटोगे तो देखना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो गया, तो m का एक रूट इनफाइनाइट हो सकता है, और m क्या है, स्लोप, स्लोप की वैल्यू इनफाइनाइट तो हो ही सकती है। तो ये बात को यहां पे ध्यान रखना, इसीलिए ये सवाल दिया। तो आप काटा तो ये कितना बना, 0m स्क्वायर और माइनस का 40m प्लस 34 इक्वल्स टू 0। यहां से यहां लीडिंग कोएफिशिएंट 0 होने की वजह से एक स्लोप तो आ गई इनफाइनाइट, और इन ज्योमेट्री इंफिनिटी एग्जिस्ट करता है, एम की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, एक लाइन होती है जिसकी स्लोप ये पॉसिबल है। ये बहुत बड़ी बात है जो अपन ने अभी करी, बहुत बड़ी बात है, राइट। अब देखो यहां से 40m कितना आया, 34, m कितना हो गया 17/20, ये इतनी बातें होंगी। अगर m इनफाइनाइट है तो कौन सा, पॉजिटिव की नेगेटिव, m अगर इनफाइनाइट है तो m क्या 5/4 से बड़ा, ये वाला नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला, बात क्लियर हुई क्या, राइट। क्या होगा, नेगेटिव वाला, राइट, नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला, क्लियर। अब m को ना आप इन्फिनिटी रखोगे, इधर इन्फिनिटी की कैलकुलेशन हैंडल करोगे, इससे बढ़िया ही नहीं का फील ले लो। इन्फिनिटी है मतलब लाइन क्या है, y इक्वल टू समथिंग, और इस पॉइंट से जाने वाली y इक्वल टू समथिंग लाइन क्या होगी, y इक्वल्स टू 5। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, अगर स्लोप इनफाइनाइट है तो लाइन वर्टिकल होगी, वर्टिकल होगी तो x इक्वल टू समथिंग होगी, क्या होगी, x इक्वल टू समथिंग, राइट, इनफाइनाइट स्लोप की। तो x इक्वल टू समथिंग हुई तो x कितना है, 4 से जा रही है, तो x इक्वल टू 4 होगी। ये तो सीधी सी बात होगी। इधर बात करते हैं। अब देखो एक और पॉइंट क्लियर कर देता हूं मैं, जब बातें चल ही रही है, अपन अच्छी अच्छी बातें कर ही रहे हैं, रोकने का मन मेरा भी नहीं कर रहा कि ये एक हाइपरबोला है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो आपको जब फील आता होगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से 4 टेंजेंट हो सकती है ऐसे, राइट। बट एक बात बता दो, इन हाइपरबोला 4 टेंजेंट नहीं होती है, टेंजेंट 2 ही होती है बाहर से। क्यों नहीं होती, उसकी वजह छोड़ देते अपन, उसमें नहीं जाएंगे, बट 4 नहीं होती, 2 ही टेंजेंट मैक्सिमम होती है। अगर आपकी एमक्यूएल ये आई 17/20, आप सीधा इसको काम में ली तो आप प्लस माइनस कर दोगे, प्लस माइनस कर दोगे, 2 टेंजेंट ये होगी, रह के 3 टेंजेंट आप बना चुके। और अगर दोनों ही नॉन जीरो आते तो आपने यहां रख के प्लस माइनस करके 4 बना चुके, तो खुश भी होते कि 4 होती है। बट इन हाइपरबोला टेंजेंट 4 नहीं होती एक्सटर्नल पॉइंट से, 2 ही टेंजेंट होती है। तो इसको रिजेक्ट कैसे करेंगे सर, कौन सी ले कौन सी नहीं ले, इसी की तो कंडीशन थी। ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, ये वैल्यू क्या है, मेरा 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो कौन सा जा रहा, 5/4 से भी छोटा है, 5/4 छोटा तो पॉजिटिव वाला। तो इस केस में टेंजेंट क्या आएगी मेरी, पॉजिटिव वाली। तो क्या बन गया, y इक्वल्स टू mx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर कितना हो गया 16 इंटू m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना हो गया 9। वी विल डू दी सिंप्लीफिकेशन ऑफ इट। बात क्लियर हुई क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव ये कौन सा एक्सेप्ट होगा, एक बहुत जरूरी बात है। तो ये हल्का सा आइडिया था टेंजेंट और नॉर्मल का, बात क्लियर हुई। अब जब टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया है तो अपन आगे बढ़ते हैं, हल्का सा एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला समझते हैं। क्या समझते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, एक हाइपरबोला होता है, उसका एक पेयर होता है जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। देखो जैसे मान लो मैंने आपको दिया एक हाइपरबोला x² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, तो इसका हाइपरबोला की ग्राफ क्या बन गया, ये डायग्राम बन गया इसका। तो एक हाइपरबोला होगा जो इसका बड़ा भाई होगा, या इसका भाई होगा, या इसका कॉन्जुगेट होगा, वो कुछ एक ऐसा होगा। वो एक मिनट ज्यादा हो गया क्या, ज्यादा हो गया ऑब्वियसली, राइट। अब इन दोनों हाइपरबोला की एक खास बात बताऊं, ये से इन्फिनिटी पे जाएंगे तो मिलते हुए फील हो रहे हैं, राइट। मैंने इधर तो थोड़ा सा अच्छा बनाया नहीं है, ये से जाएगा तो ऐसा लग रहा है कि इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे दोनों, ये इन्फिनिटी पे जाके ऐसे मिलते हुए फील होंगे दोनों। कहां मिल रहे हैं दोनों हाइपरबोला, इन्फिनिटी पे। कहां मिल रहे हैं, इन्फिनिटी पे। तो ऐसे हाइपरबोला को उसका कॉन्जुगेट कहते हैं। तो अगर ये हाइपरबोला है तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की जो इक्वेशन होगी कुछ नहीं है, 1 की जगह -1, 1 की जगह -1, 1 की जगह -1, कितना हो गया x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू -1। तो ये क्या बन गया ओवरऑल, y² बाई b² माइनस x² बाई a² इक्वल्स टू
बात क्लियर हुई? ये इसका कॉन्जुगेट बन गया। क्या बन गया? कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन गया। बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर हुई बात? 1 की जगह -1। बात क्लियर हुई? डन। चलो, ये पहली बात क्लियर हुई, कोई बड़ी बात नहीं है, सीधी पता होनी चाहिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनकी सेंट्रिसिटी पे। तो पहले हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी कितनी है? 1 - 1 + b²/a²। अब जो नया आया उस हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी की 1 प्लस ऊपर वो जो नेगेटिव वाला कौन है? a है, 1a²/b²। ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। इनमें एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां से e ऑफ h का होल स्क्वायर -1 को प्रोडक्ट कर दूं मैं किससे? दूसरे वाले से, e ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला के होल स्क्वायर -1 से। तो इधर जो वाला तो क्या हो गया? b²/a²। उधर वाला क्या हो गया? a²/b²। मैं गायब किया a और b को ताकि रिलेशन आ जाए सेंट्रिसिटीज में। तो इधर से कितना आया? e ऑफ h का होल स्क्वायर e ऑफ ch का होल स्क्वायर माइनस e ऑफ h का होल स्क्वायर माइनस e ऑफ ch का होल स्क्वायर +1 = 1। 1 से 1 कट। तो e ऑफ हाइपरबोला का स्क्वायर प्लस e ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला का स्क्वायर इक्वल टू e ऑफ h का स्क्वायर इंटू e ऑफ ch का होल स्क्वायर। इससे डिवाइड कर दिया तो 1 इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला प्लस 1 e ऑफ हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक हाइपरबोला और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटीज में एक रिलेशन होता है। और इसेंट्रिसिटीज का रिलेशन क्या होता है कि इनके रेसिप्रोकल्स के स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इसेंट्रिसिटीज ऑफ बोथ हाइपरबोलाज विल बी 1, राइट? कि रेसिप्रोकल्स के स्क्वायर्स का सम कितना होगा? 1। आ भी रहा, हल्की सी बात पता होनी चाहिए। ये हो गया कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब देखो क्या होता है, ये एक हाइपरबोला है, ये दूसरा हाइपरबोला है। कुछ ऐसी लाइन होती है जो उसको इन्फिनिटी पे टच करती है, इधर से आएगी वो इन्फिनिटी पे टच करेगी। ऐसा लग रहा है कि लाइन इन्फिनिटी पे पैराबोला को टच कर रहा है। अगर पैराबोला इन्फिनिटी पे टच कर रहा है तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अगर पैराबोला को लाइन टच कर रही है तो उसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोट। कोई भी कर्व की ऐसी टेंजेंट जो उस कर्व को इन्फिनिटी पे टच करे उसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। एक एसिम्प्टोट ये होगी और एक एसिम्प्टोट ये होगी इधर। क्लियर हुई बात? तो इन एसिम्प्टोट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? तो देखो, अगर स्टैंडर्ड हाइपरबोला x² है -y² b² = 1 है, उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या था? x² -y² b², 1 की जगह -1। और इसकी एसिम्प्टोट्स जो होती है वो होती है कांस्टेंट टर्म को 0 कर दो। स्टैंडर्ड हाइपरबोला में कांस्टेंट टर्म को 0 कर दो। बात क्लियर होगी? यहां से एक पेयर ऑफ लाइन आई है, वही पेयर ऑफ लाइन क्या है? एसिम्प्टोट है। क्या है यहां से? देखो, x²/a² = y²/b², x/a = +-y/b। एक प्लस की हो रहेगी, माइनस की, ये एसिम्प्टोट्स होगी। ये वो दो लाइन है जो इसको इन्फिनिटी पे टच करती है। बात क्लियर हुई? कोई दुविधा नहीं। अब जब एसिम्प्टोट्स की बातें चली गई है तो कल जैसे मैंने एक हाइपरबोला में लीनियर बाय लीनियर आपको हल्का सा पढ़ाया था, एसिम्प्टोट्स की हल्की सी बातें दी थी। आज वैसे मैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक ax² + bx + c अपॉन dx² + ex + f, ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आपको चेक करना है कि इसकी एसिम्प्टोट्स के बारे में कुछ पता करना है कि एसिम्प्टोट क्या क्या होगी। तो हम दो तरह के एसिम्प्टोट्स की बात करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, एक वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट वहां होती है जहां डिनोमिनेटर जीरो हो। अगर डिनोमिनेटर के दो रूट है तो दो वर्टिकल एसिम्प्टोट होगी। अगर डिनोमिनेटर में d 0 है तो एक एसिम्प्टोट होगी। अगर नीचे वाले का d <0 तो नो वर्टिकल एसिम्प्टोट। और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट वहां होगी जब लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट की बात होगी ऑफ y, जो कि कितनी है इसमें a/d, राइट? तो इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कितनी होगी? y = लिमिट ये होगी तो y = a/d होगी। बात क्लियर हुई? ये इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगी। तो इन बातों को ध्यान रखना। एओडी में आपने डिटेल में पढ़ा, बस मैं हल्का सा रिलेट कर रहा हूं कि अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ दो वर्टिकल
वहां पे वर्टिकल एसिम्प्टोट होगी। अब 2 रूट है कि 3 रूट है कि 4 रूट, डिनोमिनेटर कितनी बार जीरो हो रहा है, जहां जहां जीरो हो रहा है वहां वहां वर्टिकल एसिम्प्टोट होगी। जहां जहां लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेगी वहां वहां हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगी। कोई भी कर्व हो चाहिए, हमेशा वैलिड बात है। बात क्लियर हुई? ये था हाइपरबोला का वो पोर्शन जो एडवांस में और डिटेल में है, मेंस में नहीं है, बट इसके बीच का रास्ता मैंने निकाला, हल्का हल्का पढ़ा है, क्या पता कोई सवाल आ जाए। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कल से हम मतलब अगला लेक्चर से मैं आपको करवाऊंगा इंटीग्रेशन वाला पोर्शन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।